आज हम जो स्टार्ट करेंगे है ना, 4th और 5th दोनों मॉड्यूल का जो थ्योरी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री मॉडल, ठीक है, उसमें आपको EOQ मॉडल भी मिल जाएगा, क्लियर। और उसके बाद डिसीजन थ्योरी, ये जो हमारा पूरा है थ्योरी पार्ट है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सबसे पहले हम बात करें कि इन्वेंट्री क्या होती है। जैसे आप लोगों ने देखा हो, इन्वेंट्री मतलब इन शॉर्ट में अगर हम बोले तो लिस्टिंग। जैसे कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक तो रॉ मटेरियल लगता है ना। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि इन्वेंट्री होती क्या है। जैसे हम बात करते हैं एक फर्नीचर की। फर्नीचर जो है, एक कंपनी है जो फर्नीचर बना रही है ना। तो फर्नीचर बनाने के लिए उसको क्या क्या लगेगा, वुड्स लगेंगे, है ना। उसके बाद जब वो फर्नीचर बनाएंगे तो कुछ टूल्स लगेंगे, इक्विपमेंट्स लगेंगे, है ना। और उसके बाद फर्नीचर सारा फर्नीचर एक दिन में बन जाए, इट इज़ नेवर पॉसिबल। तो कुछ इनकम्प्लीट मटेरियल भी रहेगा और कुछ कंप्लीट मटेरियल भी रहेगा। तो ये जो पूरा जो लिस्ट है, रॉ मटेरियल, टूल्स जो बनाने के हैं, ये पार्शियल कंप्लीट मटेरियल है जो आधा बन चुका है, आधा बनाना बाकी है, और कुछ बन भी चुका रहेगा। तो ये सब मिला करके इनको जो अगर हम बोले एक वर्ड में नाम बोलें तो वो होता है इन्वेंट्री, है ना। हर कंपनी के लिए इन्वेंट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कैसे इम्पोर्टेंट होती है भाई, कि जैसे उसे पता होना चाहिए कि उसकी जो कितनी जो सप्लाई हो रही है ना, डिमांड कितनी हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी कितनी सप्लाई है, उसको कितना स्टॉक में रखना है, ये सब कुछ इन्वेंट्री से ही पता चलेगा, है ना। तो इन्वेंट्री जो प्रोडक्शन वाला जो बिजनेस होता है, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ इन्वेंट्री बहुत यूज़ होती है। तो इन शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री मतलब आपके पास जो जो मटेरियल है उसका लिस्ट, ठीक है। तो ये होता है इन्वेंट्री। अब इसमें क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, जैसा पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, रॉ मटेरियल हो सकता है, परचेस्ड पार्ट्स एंड सप्लाइड। भाई रॉ मटेरियल फिर हमने कुछ परचेस किया, वो जो सप्लाई किया वो वर्क इन प्रोसेस, जस्ट लाइक पार्शियली कंप्लीटेड, मतलब अगर हमने सामान बनाया है, लकड़ी का जो सामान बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं पूरा बने, तो जो इनकम्प्लीट मटेरियल है वो भी हमारा इन्वेंट्री में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। आइटम्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, मतलब जो कंप्लीट मटेरियल हो गया है, जिसको जस्ट ट्रांसपोर्ट करना है, वो भी इन्वेंट्री का ही पार्ट होगा। और जैसा मैंने बताया, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो भी रॉ मटेरियल जो बनाना है, जो भी आइटम बनाना है, उसके लिए जो भी टूल्स लग रहे हैं, वो सब क्या रहेंगे, इन्वेंट्री का पार्ट रहेंगे, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। ये मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, बाकी आपको जब आप एग्ज़ाम में इन्वेंट्री के बारे में लिखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में लिखना, है ना। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री, तो पहला एडवांटेज क्या है, रिड्यूस्ड स्टॉक आउट्स एंड इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। अब अगर आपके पास इन्वेंट्री रहेगी बनी हुई, तो आपको पता रहेगा कि एक महीने में कितना आपका मटेरियल आपका सेल आउट हो रहा है। तो अगर आप इन्वेंट्री नहीं बनाएंगे तो आप ये नॉलेज नहीं रहेगा, तो आपका हो सकता है कि कई बार डिमांड ज़्यादा हो जाए और आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही ना हो, है ना। तो इन्वेंट्री से हमें ये फ़ायदा रहता है कि हम एक एस्टीमेट लगा लेते हैं कि हमारा एक महीने में कितने डिमांड होती है और कितना प्रोडक्ट सप्लाई होता है। तो उससे हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट स्टॉक में ही रहेगा, खाली नहीं रहेगा, ठीक है। और इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, तो डेफिनेटली इसमें कस्टमर सर्विस होगी, भाई व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री का बेनिफिट है। स्मूथ प्रोडक्शन, अब अगर आपका रॉ मटेरियल सफिशिएंट मात्रा में रहेगा तो प्रोडक्शन भी कंटिन्यू बना रहेगा। अगर ये कब बना रहेगा, जब आपने इन्वेंट्री बनाई है, नहीं तो आपको पता ही नहीं रहेगा भाई कि कितना रॉ मटेरियल बुलवाना है। अगर रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो डेफिनेटली प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। तो आपका स्मूथ प्रोडक्शन के लिए भी इन्वेंट्री बनाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग,
ठीक है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में क्या हो जाता है कि अगर मार्केट की डिमांड चेंज होती जाती है तो आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री बनाते जाते हैं। भाई मार्केट में कई बार जरूरी थोड़ी ना कि एक ही मटेरियल कंटिन्यूस चलता रहे। अभी अगर हम बात करें कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में क्या हो जाता है, समर सीजन के अलग आ जाते हैं, विंटर के अलग आ जाते हैं, रेनी के अलग आ जाते हैं, है ना। समर के रेनी में चलते हैं ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री से ही हमें पता चलता है, ठीक है, कि हमें मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्शन करना है। ऐसा नहीं कि आपने समर सीजन के कपड़े बहुत सारे बना दिए तो फिर आपको क्या होगा, नुकसान होगा उसका, ठीक। नेक्स्ट है बल्क परचेस एंड क्वांटिटी डिस्काउंट्स। अब अगर जैसे आपको पता है कि एक महीने में आपको कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी सप्लाई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, है ना। तो रॉ मटेरियल अब जब एक बार आप एक साथ परचेस करते हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलता है। ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि एक महीने का आपको मालूम है सप्लाई करना है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपने 10 दिन का खरीद लिया, फिर बाकी 10 दिन का खरीद लिया, तो इसमें क्या होगा, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं, तो आपको जब एक महीने की इन्वेंट्री बना ली आपने, तो आपने बल्क में जो रॉ मटेरियल परचेस किया तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन। अब क्या हो जाता है कि रॉ मटेरियल में प्राइस का भी फ्लक्चुएशन होता जाता है, कम ज़्यादा भी होता जाता है। अब जब आपने एक बार बल्क में परचेस कर लिया तो वो सेम प्राइस में रहेगा। आप 10-10 दिन का खरीदेंगे तो डेफिनेटली प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, तो आपको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ किससे पॉसिबल है, इन्वेंट्री से, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। स्टोरेज कॉस्ट, अब आपने मान लीजिए एक महीने का खरीद लिया, ठीक है पूरा, तो आपको स्टोर करने की प्रॉब्लम रहेगी, आपको उसके लिए वेयर हाउस भी खरीदना पड़ेगा, तो उसकी भी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, है ना। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर टैक्सेस, इंश्योरेंस भी लगेगा आपको, उसके लिए टैक्स भी देना रहेगा, आप टैक्स भी देना रहेगा, साथ में आपने वेयर हाउस में बहुत सारा बल्क में जो है रॉ मटेरियल खरीद करके रखा है या इनकम्प्लीट मटेरियल भी उसमें रख रखा है, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी देना रहेगा, करवाना रहेगा। क्यों, क्योंकि कभी कई बार हो जाता है भाई वेयर हाउस में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी करवाना रहेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इन्वेंट्री में हम क्या करते हैं भाई, हमने देख लिया कि बल्क मात्रा में हमने बल्क में जो रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो डेफिनेटली उसको रखने की जगह होनी चाहिए। जगह है तो उसको साथ में उसको टैक्स भी देना रहेगा, जगह के साथ में उसका इंश्योरेंस भी करवाना रहेगा, तो ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाता है भाई कि आपकी मनी उसमें फंस गई है, आपने एक कट्टा रॉ मटेरियल बुलवा लिया, अब आपको मनी की ज़रूरत कहीं और लग रही है तो वो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि आपने पूरा जो इन्वेस्टमेंट है उस रॉ मटेरियल को बुलवाने में कर दिया है। तो एक तरीके से आपकी क्या हो गई, पैसा फंस गया है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड प्लीफरेज एंड डैमेजेस। भाई कि डैमेज का भी चांसेस बढ़ जाता है। आपने जो इनकम्प्लीट मटेरियल बना करके रखा है, जिसको कंप्लीट होना बाकी है, तो उसका डैमेज होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इंक्रीज्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हो गई ना भाई इसमें, कि आपको इंश्योरेंस भी देना है, टैक्स भी भरना है, आपको वेयर हाउस भी खरीदना पड़ेगा, तो ठीक है, उसको रखने के लिए। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस बढ़ गए इसके, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा इन्वेंट्री का। अब जैसे हम बात करते हैं कि सपोज करिए एक मुझे बिजनेस शुरू करना है बैग का, है ना, बैग का मैंने बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने ओवरऑल मार्केट में देखा कि मुझे मेरे कितने 400 बैग बिक रहे हैं, ठीक है, 400 बैग बिक रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 400 बैग में से मैंने इन्वेंट्री तो बनाई। अगर इन्वेंट्री नहीं बनाती हूँ मैं, सपोज करिए मैंने इन्वेंट्री नहीं बनाई, तो मैंने क्या कर दिया, एक कट्टा रॉ मटेरियल बुलवा लिया 400 बैग का, ठीक है। तो अब 400 बैग के लिए एक कट्टा रॉ मटेरियल बुलवा लिया, तो उसको रखने की प्रॉब्लम हो गई। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक साल में जो 400 बैग बिक रहे थे वो इस साल भी बिक जाए। हो सकता है कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो ख़राब हो गया हो, या मेरा जो आइटम है वो ख़राब हो रहा हो, तो उतने नहीं बिक पाए, तो ये मुझे लॉस भी बियर करना पड़ा, ठीक है। और इसके
और एक ये भी हो सकता है कि अगर मैंने 400 बैग का ऑर्डर एक साथ नहीं दिया, मैंने मान लीजिए 100 बैग का दिया, तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा भाई, 100 बैग का रहा तो मुझे क्या करना पड़ा, उसके लिए बार बार जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रहा। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री एक तरीके से क्या कहती है, एक बिजनेस को मैनेज करने का सिस्टम। ठीक है, कि आपकी मार्केट में कितनी डिमांड है, कितना प्रोडक्शन सप्लाई होना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो वेयर हाउस है या अपने पास रॉ मटेरियल रखते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री, जैसे हम घर पर नहीं बनाते हैं, 1 महीने का बजट बनाते हैं कि कितना हमको प्रोविजंस में लगना है, ये सब बजट बनाते हैं, एक तरीके से बिजनेस में ये इन्वेंट्री उसी का काम करती है। ठीक है, अब इन्वेंट्री के लिए डिफरेंट मॉडल होते हैं, जिसमें पहला मॉडल होता है EOQ मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ये वही बताता है जो हमने बात करी अभी कि भाई हमें कितना सामान बुलवाना चाहिए, कितना नहीं बुलवाना चाहिए, है ना। ये EOQ मॉडल यही बताता है कि हमें जो लॉस कम से कम बियर करना पड़े, मार्केट में जो है कस्टमर की डिमांड भी सेटिस्फाई हो जाए और लॉस कम से कम बियर करना पड़े, प्रॉफिट हमें ज़्यादा हो, मतलब इन शॉर्ट में हम बोले ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो EOQ के भी 4 अलग अलग मॉडल है, जैसे हम लोगों ने क्यूइंग थ्योरी के 4 मॉडल पढ़े थे, ऐसे EOQ के भी 4 अलग अलग मॉडल है। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ EOQ मॉडल क्या होता है जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है द गोल, EOQ का मेन गोल क्या होता है, मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बाय बैलेंसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग विद द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। ऑर्डर कितना करना है हमको और कितना हमें अपने जो वेयर हाउस में इन्वेंट्री में रखना है, ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, EOQ मॉडल में। ठीक है, तो EOQ क्या करता है, EOQ हेल्प्स बिजनेस फाइंड द ऑप्टिमल क्वांटिटी टू ऑर्डर एट अ टाइम टू मीट डिमांड वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट। वही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि कस्टमर की डिमांड भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, और एक्सेस में रॉ मटेरियल भी ना मिल रहे कि जिससे हमें लॉस बियर करना पड़े उसका। ये क्या डिसाइड करता है, EOQ से। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ EOQ, वही मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर आपने एक सिस्टमेटिक EOQ मॉडल बनाया है तो जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं हम उसको क्या करता है, ये कॉस्ट को कम कर देता है। ये हम उसमें निकालते हैं, EOQ निकालने का फॉर्मूला होता है अलग अलग मॉडल के, वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम निकालते हैं, फिगर आउट करते हैं कि कितना हमें मटेरियल बुलवाना है। ठीक है, तो ये मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट को करता है। इम्प्रूव ऑर्डर फिलफिलमेंट करता है कि भाई आपके इसमें ऐसा कभी नहीं रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक आउट हो जाए, हमेशा स्टॉक में बना ही रहेगा। ठीक है, ताकि कस्टमर की डिमांड एट ए टाइम को सेटिस्फाई कर सके। ये अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कर दिया कि रिड्यूस स्टॉक आउट्स मतलब जो स्टॉक में मटेरियल ऑलवेज रहेगा, ये जो आप EOQ मॉडल से डिसाइड करेंगे। ठीक है, लोअर स्टोरेज कॉस्ट, आपको स्टोरेज कॉस्ट भी कम लगेगी। जैसे आपने बल्क में EOQ नहीं बनाया है आपने और बल्क में रॉ मटेरियल बुलवा लिया है, तो उससे क्या होगा कि आपको वेयर हाउस खरीदना पड़ेगा, बड़ा भारी खरीदना पड़ेगा। उसकी बजाय आपने देख लिया कि आपको कस्टमर की डिमांड कम है, आप रॉ मटेरियल उतना ही बुलवाएंगे, तो उसको रखने के लिए स्टोरेज कॉस्ट भी कम रहेगी। छोटी जगह में ही आप उस सामान को रख सकते हैं। ठीक है, इनहेंस एफिशिएंसी by optimizing inventory level and reducing waste, EOQ contributes to a more efficient and streamlined supply chain। ठीक है, तो क्या कर देता है, इनहेंस एफिशिएंसी मतलब यही रहेगा कि आपके पास जो मटेरियल एक्स्ट्रा में नहीं रहेगा, जो वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, ये सब कुछ EOQ के अलग अलग फार्मूले होते हैं और उसमें वैल्यू पुट करके हम वैल्यू फिगर निकालते हैं। ठीक है, हम उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम उसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं।
इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट इम्प्रूव होगा भाई। आपको जितना आपके पास वेस्टेज मटेरियल नहीं रहेगा, आपने जितना प्रोडक्शन किया उतना ही आपने सप्लाई कर दिया, तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट नहीं लग रही है, आपको टैक्सेस नहीं देना पड़ रहे हैं, और आपने अमाउंट जो खरीदा है उस पर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो साथ में आपका वेस्टेज नहीं हो रहा। जितना आपने प्रोडक्शन किया उतना ही सप्लाई हो गया, तो आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। ठीक है। सपोर्ट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ईओक्यू क्या करता है भाई, डिसीजन मेकिंग को भी बताता है भाई कि आपको एक आपने देख लिया कि इतना ऑर्डर, आपको इतनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है कि भाई इतना ऑर्डर करना है या नहीं करना है, सप्लाई डिमांड कितनी है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कितना करना है। ये सब आपको डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करता है ईओक्यू। ठीक है। फिर अब इसकी लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस है कि द इकोनॉमिक जो ईओक्यू मॉडल है, वाइल अ वैल्यूएबल टूल फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हैज सेवरल लिमिटेशंस, इट प्राइमरीली एज्यूम्स कांस्टेंट डिमांड। देखो ये क्या करता है भाई, एज्यूम हम करते हैं कि भाई एक महीने में जो बिक रहा है वो कांस्टेंट है। भाई डिमांड तो ऊपर नीचे हो सकती है, कई बार बिक जाता है, कई बार नहीं बिकता। कस्टमर की डिमांड कई बार रहती है उसका मटेरियल की, कई बार नहीं रहती है। तो हम जो ईओक्यू बनाते हैं वो क्या लेकर के चलते हैं, कांस्टेंट, कि भैया ये रहेगी एक महीने के लिए, कस्टमर की ये डिमांड रहेगी, है ना। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन भी है कि हमको तो ये एज्यूम करना पड़ेगा, हम फ्लक्चुएट पर नहीं जा सकते हैं, हमें एक डेटा फिक्स करके रखना पड़ेगा कि इतनी ही डिमांड एक महीने में रहेगी ही। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट भी फिक्स्ड रहेगी। हो सकता है भाई कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, पर हमको तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वही लेकर के चलना पड़ेगी। हो सकता है कम भी हो जाए, पर हम फिक्स कॉस्ट लेकर के चलते हैं। एंड नो स्टॉक आउट्स, स्टॉक में ऑलवेज रहेगा, स्टॉक आउट्स नहीं रहेगा। विच रेयरली होल्ड ट्रू इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबिलिटी कम होती है ना। कि हमेशा जैसे मैंने ले करके चला कि साल भर में मेरे 400 बैग सेल होते हैं, तो एक महीने में मेरे इतने बैग हो जाएंगे सेल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, पर मैं एज्यूम करके यही चलूँगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं एज्यूम करके चलूँगी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा डेटा निकाल के रखूँगी, उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल, उसी का मैन्युफैक्चरिंग, उसी के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट टूल्स सब ले करके रखूँगी। तो ये रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा अलग सिनेरियो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मार्केट में डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, कई बार मिल रहा है, कई बार उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कई बार कम भी हो सकती है। ठीक है। पर हमें जो ईओक्यू मॉडल बनाना है वो एक आइडियल कॉस्ट लेकर के ही बनाना रहती है। ठीक है। फिर एडिशनली ईओक्यू डजंट अकाउंट फॉर फैक्टर्स लाइक लीड टाइम वेरिएबिलिटी, सीजनैलिटी। जो अभी हम सीज़न की बात कर रहे हैं कि भाई मैंने अगर ईओक्यू मॉडल बनाए तो भाई सीज़न के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने रेनी सीज़न का ऑर्डर कर दिया, बट बारिश हुई नहीं, गर्मी हो रही है, तो मेरा रेनी सीज़न का मटेरियल जैसे रेनकोट वगैरह रख ली है, उस टाइम पे बारिश नहीं हुई, तो ये तो फेल हो गया ना भाई। अब मैंने तो ईओक्यू बनाया उसके अकॉर्डिंग, तो वो सीज़न के अकॉर्डिंग भी जो रहता है वर्क नहीं करता है कई बार ईओक्यू मॉडल। ठीक है। क्वांटिटी डिस्काउंट्स जो मिलता है वो नहीं मिल पाता है, और द यूनिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और बिजनेस। ठीक है। तो ये लिमिटेशंस है। फिर एजम्पशंस ऑफ ईओक्यू, हम जनरली जो ईओक्यू जो मॉडल है उसकी एजम्पशंस जो होती है वो अनरियलिस्टिक, जो अभी हमने बात की कि रियल वर्ल्ड में काम नहीं करती। वही कांस्टेंट डिमांड जो अभी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि ईओक्यू मॉडल जो काम करेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट डिमांड पर, कि इतना अगर मटेरियल एक महीने में 200 बैग या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उतना ही है, हम वही लेकर के चलते हैं कि हो गई। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, नो स्टॉक आउट्स, ये अभी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब ईओक्यू मॉडल जो होता है पेरिशेबल गुड्स, उस पर काम नहीं करता है। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो खराब हो जाते हैं, जो हम बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक हमारे जो हो जाते हैं
डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, पेरिशेबल गुड्स मतलब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ईओक्यू मॉडल उस पर काम नहीं करता है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स तो क्या है, हर दिन के लिए अलग अलग बुलवाने पड़ते हैं, वो हम उसको स्टॉक में नहीं रख सकते हैं, तो ईओक्यू उस पर काम नहीं करता है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट नीड्स EOQ may not be appropriate for products with unique needs such as those with high storage cost or those requiring स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग, है ना। तो EOQ जैसे बस वो डेयरी प्रोडक्ट्स का ही एग्जांपल है, या कुछ ऐसा मटेरियल है जो हम ज़्यादा टाइम तक स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, तो वो EOQ उस पे के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। EOQ जो होता है वो उसके लिए अप्रोप्रिएट टूल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके उसकी लिमिटेशंस भी है। ये सब मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको इसको डीप में याद करना है ना, क्योंकि आपको लिखना रहेगा आपके जो क्वेश्चन पेपर में अगर आता है क्वेश्चंस, ठीक है। मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी, जो कैलकुलेशन हो जाता है उसका, जो जैसे आप लोगों को क्यूइंग थ्योरी के मॉडल जो अलग अलग पढ़े तो उसके फॉर्मूले में डिफ़िकल्टी आई थी, तो ऐसे मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इसके अलग अलग फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को याद रखना और उसमें वैल्यू पुट अप करना, ये भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। स्पेशली फॉर बिजनेस विथ में प्रोडक्ट्स और चेंजिंग वेरिएबल्स, जिसमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं बार बार चेंज होते हैं, उसके लिए ये EOQ जो होता है वो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कि कितना आपको ऑर्डर क्वांटिटी रखनी चाहिए, ये सब कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ कस्टमर की डिमांड टाइम टू टाइम वेरी करती है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, आपको EOQ के लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि आपका जो मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट में क्या जो चल रहा है, क्या डिमांड चल रही है, ठीक है, क्या बिजनेस चल रहा है मार्केट में, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, किसकी कम है, ये आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मांगेगा, तभी आपका EOQ मॉडल सक्सेस होगा, ठीक है। इग्नोरिंग क्वालिटी एंड सप्लायर फैक्टर्स, EOQ क्या करता है, फोकस करता है प्राइमरली ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। हमारा मेन, हम EOQ इसीलिए बनाते हैं कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, एंड में ओवरलुक अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इससे क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो जाए, है ना। अगर मेरी डिमांड ज़्यादा हो रही है, 1-1.5 महीने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाना है, EOQ अगर मुझे ये फिगर बताता है कि आपको 1 महीने में 500 बनाना है ना, तो हो सकता है कि भाई प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाए, क्वालिटी ख़राब हो जाए। सप्लायर रिलायबिलिटी, सप्लायर का जो है उस पर आपको ट्रस्ट कम हो जाए, और अदर एथिकल कंसिडरेशंस, ठीक है। तो ये क्वालिटी और सप्लायर्स को भी इफेक्ट करता है EOQ, ठीक। तो एक्चुअल में बेस्ट जो इन्वेंटरी बोले और बेस्ट EOQ है वो यही है कि आपको ऑप्टिमल रिजल्ट मिले, ऑप्टिमल रिजल्ट मिले, कॉस्ट आपकी जो आप कॉस्ट लगा रहे हो वो कम लगे, और उसका कम कॉस्ट में आप कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकें, आपका स्टॉक भी, आपका जो मटेरियल वो स्टॉक से भी बाहर ना हो। ये सब कुछ जो है वो EOQ मॉडल डिसाइड करता है विथ द लिमिटेशंस। आपको इसकी लिमिटेशंस को देखते हुए ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको जो इन्वेंट्री आता है, तो इन्वेंट्री के क्या इन्वेंट्री है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो बताया मैंने। फिर आपको EOQ मॉडल का एक क्वेश्चन है, तो EOQ मॉडल क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस में ये जो पॉइंट्स है आपको ये उसमें लिखना रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 4th यूनिट का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं 5th यूनिट के पार्ट का, जो मेरा वाला पार्ट है, डिसीजन मेकिंग, है ना। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन आपने भी, जैसे आपने एमटेक में लिया, एडमिशन लिया है तो क्यों लिया है, या आपने सोच समझ करके लिया, वही डिसीजन मेकिंग यहाँ पर भी है। डिसीजन मेकिंग मतलब आपको बिजनेस में क्या डिसीजन लें, कैसे डिसीजन लें कि जिससे आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में रहे, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले, ठीक है, और बिजनेस आपका प्रॉफिट में रहे। जैसे हम बात करें डिसीजन की, तो एक एग्जांपल मैं लूँ, एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लेती हूँ। हॉस्पिटल में अगर किसी हॉस्पिटल नर्सिंग होम में उसको अगर MRI मशीन बुलवानी है ना, तो उसको कितनी क्वांटिटी में बुलवानी है, ताकि आप जो पेशेंट है उसको जो है वो उसकी प्रॉपर केयर हो जाए,
है ना, साथ में एमआरआई मशीन की कितनी कॉस्ट है, तो ये सब कुछ उसके जो नर्सिंग होम जो जिसका है वो जो बिजनेस है उसका, उस पर डिपेंड करेगा, उसकी डिसीजन जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी जो क्वांटिटी में एमआरआई मशीन बुलवानी चाहिए या नहीं बुलवानी चाहिए। अगर नहीं बुलवाता है तो उसके पास पेशेंट आता है अगर, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, या अगर बुलवाता है तो किस हद तक उसका सेटिस्फाइड होगा, मतलब उसका कितना यूज़ होगा, ये सब उसका जो डिसीजन कैपेसिटी बताती है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिसीजन थ्योरी क्या करती है, ऑपरेशन रिसर्च में प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग रेशनल चॉइसेस व्हेन फेसिंग अनसर्टन आउटकम्स एंड मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। जहां पर हमें रिजल्ट नहीं पता है, मैं एमआरआई मशीन बुला रही हूँ, उसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये रिजल्ट हमें नहीं पता है, उसके बाद उसके बहुत मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना, यही डिसीजन मेकिंग को बताता है ना। इसके डिफरेंट मेथड्स भी हैं डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, इसमें भी बेसिक ही हम डिस्कस करेंगे। इट हेल्प्स मैनेजर्स select the best course of actions by considering various factors like available options, potential consequences and decision making criteria। उसके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्या उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इन सबको ध्यान में ले करके एक प्रॉपर डिसीजन लेना इज कॉल्ड अ डिसीजन मेकिंग। अब ये जरूरी नहीं है कि डिसीजन ऑलवेज राइट हो, कई बार गलत भी हो जाता है। ठीक है, की एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, डिसीजन अल्टरनेटिव्स, दीज आर द कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, उसमें से क्या चूज करना है ये डिसीजन मेकर पर डिपेंड करेगा। तो ये की एलिमेंट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के। स्टेट्स ऑफ नेचर, दीज आर अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ डिसीजन। ठीक है भाई, नेचर जो होता है ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है भाई, आउटकम से उसका, जो मैंने अभी बताया कि कई बार डिसीजन सही भी हो जाते हैं, कई बार डिसीजन गलत भी होते हैं। पे ऑफ, दिस इज द न्यूमेरिकल आउटकम्स, ये भी हम इसको पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल आउटकम्स होता है जिसमें प्रॉफिट कितना लगना है, कॉस्ट कितनी, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी लगना है, ये जो एक पे ऑफ टेबल होती है ये, ठीक है, पर्टिकुलर डिसीजन का और स्टेट ऑफ नेचर से। डिसीजन मेकिंग अंडर डिफरेंट कंडीशंस, एक तो सर्टेनिटी, इन दिस सिनेरियो हमको कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं, सर्टन होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सर्टेनिटी कंडीशन कहलाती है। इन दिस सिनेरियो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच डिसीजन आर नोन विथ सर्टेनिटी, निश्चित रहता है कि हमने अगर डिसीजन लिया तो इसका हमें जो कंडीशन है वो पता है, ठीक है, किसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है ये पता है। जैसे आपने एमटेक में एडमिशन लिया है, एडमिशन एमटेक करने का डिसीजन लिया है, तो इसका जो सर्टेनिटी है कि आपने 2 साल पढ़ोगे उसके बाद आपको एमटेक की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रिस्क, द डिसीजन मेकर कैन असाइन प्रोबेबिलिटीज टू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर। एक डिसीजन का, एक डिसीजन मेकिंग में एक रिस्क भी रहता है, कई बार हमें रिस्क भी उठानी पड़ती है। कई प्रोडक्ट, कई बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसके लिए बिजनेस शुरू करने का जो डिसीजन लिया है उसके रिस्क लिए कि बिजनेस सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी जो हमारे हाथ में नहीं है, जो जिसका आउटकम्स हमें नहीं पता है, तो वो क्या कंडीशन कहलाती है, अनसर्टेनिटी। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो तीनों कंडीशंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। The decision maker cannot assign probabilities to the states of nature, वही कि क्या नेचर है बिजनेस का, प्रॉफिट होगा या नहीं, अनसर्टेनिटी आउटकम्स होते हैं, तो ये भी डिसीजन मेकिंग का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। अब वही डिफरेंस बिटवीन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी के बारे में जो हम अच्छे से जानते हैं। सर्टेनिटी मतलब जिसमें आउटकम्स हमें पता होते हैं, अनसर्टेनिटी जिसमें आउटकम्स हमें नहीं पता होते हैं, उसके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होता, उसकी कितनी संभावना है ये हमें नहीं पता होता, ये अनसर्टेनिटी है। जहाँ हमें पॉसिबिलिटीज़ पता होती है वो क्या कहलाता है, सर्टेनिटी। इनसर्टेनिटी, आउटकम्स आर डेफिनेटली आउटकम्स सर्टेनिटी कंडीशन है तो आउटकम्स हमें डेफिनेट मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड नो डाउट एग्जिस्ट अबाउट देम, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं होता है, कोई
डाउट नहीं रहता है कि हमें इसमें आउटकम्स नहीं मिलेगा। जबकि अनसर्टेनिटी में क्या मिलता है, इम्प्लाइज अ लेक ऑफ नॉलेज और प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, उसके बारे में हमें नहीं पता होता, हम जस्ट प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी लेकर के ही चलते हैं अनसर्टेनिटी में। नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, सर्टेनिटी में हमें पता होता है रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अनसर्टेनिटी में हमें नहीं पता होता है। वही प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि सर्टेनिटी में हमें प्रोबेबिलिटीज आर नॉट रिलीवेंट, क्योंकि हमें सर्टेनिटी कंडीशन फिक्स है तो हमें प्रोबेबिलिटी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी कहाँ लगानी है, जहाँ कंडीशन क्या है, अनसर्टन है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें पता है एज द बेस्ट चॉइस इज द वन विद द बेस्ट नोन आउटकम, है ना, हम वही चूज करते हैं जिसमें हमें बेस्ट से बेस्ट जो रिजल्ट मिलेगा वो सर्टेनिटी में, और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहती है। अंडर अनसर्टेनिटी डिसीजन मेकिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब हमें आउटकम से ही नहीं पता है तो हम उसमें सिर्फ जस्ट एक गेसिंग करके लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना भाई। डिसीजन, अगर हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं और हमें आउटकम्स नहीं पता है, बेस्ट रिजल्ट नहीं पता है, तो उसमें हमारे पास डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिसीजन लेना आसान कहाँ होता है, जहाँ कंडीशन फिक्स होती है, सर्टन होती है, और जहाँ अनसर्टन होती है वहाँ डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वहाँ हमें मोर किस पर डिपेंड होते हैं, बेस्ट हमारा जो डिपेंड होता है वो प्रोबेबिलिटी पर ही डिपेंड होता है। हम गेस करते हैं कि हमको इसका बेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग में ही ये एक क्राइटेरिया होता है मिनिमैक्स, मैक्सिमीन एंड रिग्रेट एनालिसिस। तो मिनिमैक्स क्या होता है, मिनिमैक्स से शॉर्ट फॉर्म होता है मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम में से मिनिमम निकालना। is a decision making strategy that priorities minimizing the worst case scenario। जो worst से worst case होता है उसको minimize करता है मिनिमैक्स। ठीक है, it involves identifying the maximum possible loss और cost। ठीक है, ये इन्वॉल्व रहता है जिसमें मैक्सिमम जो लॉस होने वाला है वो भी इसमें हम उसको रीड करते हैं। जो भी आपने अल्टरनेटिव्स में से जो भी डिसीजन लिया उससे क्या पॉसिबल लॉस हो सकता है वो हम इस मिनिमैक्स में रीड करते हैं। ठीक है, इट इज अ रिस्क एवरेज स्ट्रेटेजी एज इट एम्स टू अवॉइड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिस्क एवर्स स्ट्रेटेजी, मतलब इसमें क्या होता है, रिस्क हमारी कम से कम हो जाती है, ये स्ट्रैटेजी कहलाती है मिनिमैक्स, जिससे हमको नेगेटिव आउटकम्स नहीं मिले, है ना। तो हम क्या कहते हैं, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम। मिनिमैक्स मतलब हम उल्टा चलते हैं, डिसीजन थ्योरी में उल्टा चलते हैं, यही गेम थ्योरी में स्टार्टिंग से शुरू करते हैं मिनिमम से और मैक्सिमम, और जो डिसीजन थ्योरी वो क्या चलता है, मैक्सिमम से मिनिमम रहता है। तो हमारा ये हो जाता है मिनिमैक्स। नेक्स्ट कहलाता है मैक्सिमिन। मैक्सिमिन शॉर्ट फॉर्म कितना है, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम, मिनिमम में से मैक्सिमम निकालना मैक्सिमिन कहलाता है। ठीक है, यही मैक्सिमाइजिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। पॉसिबल आउटकम्स को क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमाइज करते हैं वर्स्ट केस में। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द मिनिमम पॉसिबल गेन, ठीक है, और पे ऑफ फॉर ईच डिसीजन अल्टरनेटिव एंड देन चूजिंग द अल्टरनेटिव दैट हैज़ द लार्जेस्ट ऑफ दोज मिनिमम्स। ठीक है, हम उसी को इसमें चूज करते हैं जिससे हमको प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम मिले। ठीक है, लाइक मिनिमैक्स इट इज ऑल्सो रिस्क एवर्स स्ट्रैटेजी बट इट फोकस ऑन सेक्यूरिंग अ डिसेंट आउटकम्स इवन इन द वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब रिग्रेट एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। तो रिग्रेट एनालिसिस क्या कहलाता है, वही जैसे आपने रिग्रेट फील करना जो बोलते हैं ना, जो पछतावा करना, मिसिंग आउट टर्म कहलाती है बेटर आउटकम्स बाय चूजिंग ए स्पेसिफिक डिसीजन अल्टरनेटिव। जैसे बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से मैंने एक चूज़ किया और वो मेरा हो सकता है डिसीजन सही नहीं रहा हो, तो वो जो डिसीजन नहीं सही रहा है, वो जो टर्म है उसी को हम क्या कहते हैं, रिग्रेट एनालिसिस। कि अरे भाई मैंने ये चूज़ गलत कर लिया, मुझे ये वाला ऑप्शन चूज़ करना था, तो ये जो मुझे पछतावा हो रहा है उसका पॉसिबल आउटकम नहीं मिल पा रहा है, तो यही टर्म जो कहलाती है वो रिग्रेट एनालिसिस कहलाती है। ठीक है,
It involves calculating the difference between the best possible outcomes for each scenario and the outcome obtained by choosing a particular decision. वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, मिनिमैक्स, मैक्सिमिन और रिग्रेट एनालिसिस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो टेबल लिखी है इसको हम कहते हैं पे ऑफ टेबल, ठीक है, जिसमें आपके पास अल्टरनेटिव है PQRS और ABCD 4 ऑप्शंस गिवन हैं, अलग अलग सबके जो नंबर्स गिवन है ना। अब अगर आपको इसमें निकालना है मिनिमैक्स क्राइटेरिया, क्या निकालना है आपको? मिनिमैक्स। तो जैसा अभी मैंने आपको समझाया है, हम डिसीजन थ्योरी में रिवर्स चलते हैं। हम कहाँ से चलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और उसमें से फिर हम मिनिमम चूज करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव्स आपके पास क्या क्या है? ABCD। तो हम कॉलम वाइज चलेंगे। ए कॉलम में हम क्या निकाल रहे हैं भाई? पहले मैक्सिमम वैल्यू, उस मैक्सिमम से हम मिनिमम निकालेंगे, है ना। तो ए कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या दिख रही है? 30। तो हमने पे ऑफ टेबल में हम जो ए कॉलम ए जो रहेगा उसमें क्या लिखेंगे? 30। बी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 22। तो हम उस 22 लिखेंगे। सी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है 19 और डी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है 25। तो यही हमने अल्टरनेटिव्स ABCD लिखे और पे ऑफ टेबल में हमने मैक्सिमम वैल्यू लिखी। अब इसमें से हमको क्या चूज करना है? मिनिमम। तो इसमें से मिनिमम क्या नंबर है? 19। तो हमारा जो कंक्लूजन क्या निकला? अल्टरनेटिव C इज सिलेक्टेड, जो कि कितनी वैल्यू है? ये 19। तो हम ऐसे मिनिमैक्स निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू, रिवर्स चलेंगे। पहले कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और उसमें से फिर हम क्या चूज करेंगे? मिनिमम वैल्यू। जो नंबर मिनिमम आया वही आपका अल्टरनेटिव हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमिन। मैक्सिमिन मतलब हमने जो पे ऑफ टेबल थी उसमें से सबसे पहले मिनिमम वैल्यू चूज की और कॉलम वाइज, और मिनिमम वैल्यू में से हमने क्या निकाली? फिर मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ये पे ऑफ टेबल है, कॉलम वाइज चले हम ए में मिनिमम वैल्यू है 5, हम उस पे ऑफ टेबल में 5 लिखेंगे। बी में मिनिमम वैल्यू है 7, हमने 7 लिखी, ठीक है। सी में मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 8 और डी में मिनिमम वैल्यू दिख रही है 21, ठीक है। तो हमने ये जो मिनिमम वैल्यू लिखी है आगे पे ऑफ टेबल में, ये हमने सारी मिनिमम वैल्यू लिखी और इसमें हम क्या चूज करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू, जो कि क्या है? 20। तो अल्टरनेटिव डी क्या सिलेक्ट हुआ? 20, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इसमें रिवर्स ऑर्डर में लेना है और पे ऑफ टेबल बनाएंगे और उसके बाद उसमें जैसे मैक्सिमिन में पहले मिनिमम वैल्यू ली, फिर उसमें से मैक्सिमम चूज किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनिमैक्स रिग्रेट की। तो सबसे पहले हमें रिग्रेट टेबल बनानी होती है। इस रिग्रेट टेबल के लिए हम क्या करते हैं? जो पे ऑफ टेबल है आपकी, इस पे ऑफ टेबल में रो वाइज बात करेंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रो वाइज की। रो वाइज में मैक्सिमम नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? 25 दिख रहा है। कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज। रो वाइज में मैक्सिमम नंबर आपका 25 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस 25 को हर अल्टरनेटिव्स में से माइनस करेंगे। मतलब उस पूरी रो में 25 माइनस 5 करेंगे, 25 माइनस 10 करेंगे, 25 माइनस 18 करेंगे, 25 माइनस 25 करेंगे, जो कि 0 लॉस्ट हुआ, 0 हुआ, ठीक है। हमने 25 सिलेक्ट किया और उससे हमको लॉस क्या मिला? 0। फिर हम क्यू वाले अल्टरनेटिव पर आएंगे। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 23 को हम 8 में से माइनस करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे, अगेन 8 में से माइनस करेंगे और 23 में से माइनस करेंगे। मतलब हमने क्या अल्टरनेटिव चूज किया? क्यू अल्टरनेटिव चूज किया। फिर नेक्स्ट आर अल्टरनेटिव में मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या दिख रही है? 2 दिख रही है, 21, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। या तो ए सिलेक्ट कर सकते हैं या डी।
ठीक है, तो मैंने 21 में से 21 माइनस किया, 18 माइनस किया, 12 माइनस किया, 21 माइनस किया। सिमिलरली एस अल्टरनेटिव्स में से मैक्सिमम वैल्यू 30 दिख रही है, उसको सभी में से माइनस कर दिया। तो इस तरीके से रिग्रेड टेबल बनेगी। ये रिग्रेड टेबल उसी तरीके से बनी है, रो वाइज में मैक्सिमम वैल्यू ली है और सभी में से उसको माइनस किया। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, मैक्सिमम ले ली, उसके आगे क्या लिखा है, मिनिमम। तो हमने इसमें से फिर क्या वैल्यू सिलेक्ट की, देखिए अब हम पहले इधर पढ़े, ये रिग्रेड टेबल बन गई। फिर अब इसमें से वही क्राइटेरिया, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए कॉलम वाइज। ए की मैक्सिमम वैल्यू 20, बी की मैक्सिमम वैल्यू 16, सी की मैक्सिमम वैल्यू 15, डी की मैक्सिमम वैल्यू 10। ये लिखी है मैंने इसमें। और इसमें मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 10। तो हमारा अल्टरनेटिव डी क्या हुआ, सिलेक्ट हुआ, जो वैल्यू आई है 10। ये होता है मैक्सिमम, मिनिमैक्स और रिग्रेड एनालिसिस। इसका जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ना, कि एक्सप्लेन दिस टर्मिनोलॉजी विथ एग्जांपल, तो कोई एक एग्जांपल लेकर के, आप इतना बड़ा ना लेकर के छोटा भी लेकर के समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना है, डिसीजन थ्योरी तक का पार्ट मेरा था। आपको पूरा थ्योरी याद करना है। डिसीजन का भी मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है और इन्वेंट्री का भी पीडीएफ शेयर किया है। इन्वेंट्री में ईओक्यू सब मिल जाएगा। साथ ही मैंने आपको बुक का नाम भी शेयर कर दिया है, हीरा एंड गुप्ता की। आप लाइब्रेरी में से लेकर के उसमें से भी पढ़ सकते हैं। 5th यूनिट का जो मैडम वाला पार्ट भी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका थ्योरी पढ़िएगा और उसका उतना याद करना है अब आपको, है ना। ठीक है, और अब आपका आज पूरा सिलेबस, मेरा वाला जो पार्ट था 5th यूनिट का, हो गया कंप्लीट। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड डे।